नमस्कार। आज हम अध्याय 3 शुरू करेंगे। इसके पहले हमने अध्याय 2 को पूरा कर लिया है और आज हम अध्याय 3 शुरू करने वाले हैं। और अध्याय 3 का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। जैसा कि नाम है इसका, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। हमने जब कक्षा 9th को पढ़ा तो वहाँ हमने रैखिक समीकरण देखा, दो चर वाले एक रैखिक समीकरण को हमने वहाँ पे करा था। और वहाँ हमने ये देखा क्या कि रैखिक समीकरण क्या होती है और वो भी दो चरों से हम कैसे उसे बनाते हैं। दो चर वाला रैखिक समीकरण किस तरह का होता है, ये हमने 9th में बहुत अच्छे से समझा। अब 9th में हमने देखा था कि कोई भी दो चर हो, जैसे हमने लिया एक समीकरण, उदाहरण के तौर पे हम एक समीकरण लेते हैं, रैखिक समीकरण की बात करते हैं। तो यदि आप रैखिक समीकरण की बात करें तो इसका कोई भी एक उदाहरण लिया जा सकता है कि 2x धन 3y बराबर 4। इस तरह से हमने एक उदाहरण लिया इसमें कि 2x धन 3y बराबर 4। ये एक रैखिक समीकरण है और यहाँ पर केवल ये एक रैखिक समीकरण, और रैखिक जैसा कि नाम इसका रैखिक है, इसका सीधा मतलब होता है एक ऐसा समीकरण जिसकी अधिकतम घात 1 हो चर राशि की। दूसरा, रैखिक इसलिए भी नाम इसका पड़ा कि यदि हम इसका ग्राफी निरूपण करते हैं तो इसका जो ग्राफी निरूपण आता है वो हमेशा एक सीधी रेखा में आता है, सरल रेखा हमें प्राप्त होती है। इसलिए ये एक रैखिक समीकरण हुआ। अब यदि बात करें हम इसकी, तो इसमें दो चर, एक तो x और एक y है। ये दो चर कोई से भी हो सकते हैं, x y के अलावा a से लेकर z तक कोई भी दो चर इसमें लिखे जा सकते हैं, वो सब रैखिक समीकरण में आता है। यदि हम रैखिक समीकरण के मानक रूप की बात करें, इसके यदि मानक रूप की बात करें तो मानक रूप में हमें मिलेगा ax धन by बराबर c। ये इसका मानक रूप है। अब यदि इस मानक रूप की बात करें तो इसे हम इस समीकरण को ऐसा भी लिख सकते हैं, कई बार ऐसा भी लिखा रहता है। यदि हम इसको बात करें तो ये आपके पास हो जाएगा ax धन by धन c बराबर 0। इसके मानक रूप है ये मानक रूप दोनों के इस तरह से हो सकते हैं। ये समीकरण के मानक रूप है, जनरल फॉर्म है। लेकिन कंडीशन क्या है, यहाँ आपको ये श्योर है कि ये जो a और b है ये निश्चित तौर पे 0 नहीं होगा। कोई भी संख्या हो सकती है अदर देन 0 के अलावा कुछ होगा। a और b की वैल्यू 0 के अलावा कुछ होगी, ये आपका कोई भी संख्या हो सकती है। अब यहाँ लिखिए, हम बात करें तो यहाँ आप यदि बात करें a b c के बारे में, तो यहाँ a b और c वास्तविक संख्याएं और a 0 नहीं है तथा b भी 0 नहीं होगा। अब ये दोनों 0 क्यों नहीं होंगे, इस बारे में थोड़ा सा अपने को जानकारी होना चाहिए, क्योंकि हम बात कर रहे हैं दो चर वाले समीकरण, दो चर वाला रैखिक। यदि हम मान ली जाए, सपोज करें आपने a को 0 मान लिया, जब ये 0 मान लिया तो ये तो 0 हो जाएगा, तो आपका ये चर खत्म होने की स्थिति में हो गया, तो इसकी कोई वैल्यू इसलिए। और b यदि 0 हो जाए तो ये वाला आपका एक चर खत्म हो जाता है। इसलिए दो चर वाले रैखिक समीकरण की बात करें तो उसमें जो उनके गुणांक है वो 0 नहीं होंगे दोनों के, ये पहली शर्त है। अब ये तो एक समीकरण के बारे में बात करी। या हमारे पास कितने समीकरण दिए, दो समीकरण दिए गए हैं। जब हम समान चरों को लेकर, जो पहली समीकरण में है उन्हीं चर को लेकर यदि दूसरी एक और रैखिक समीकरण होती है और फिर उन्हें युग्म के रूप में लिखते हैं तो फिर हमारा वो रैखिक समीकरण युग्म कहलाता है। आप समझ सकते हैं उसको, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं।
अब यदि हम बात करें कि दो चर वाले रेखिक समीकरण की, दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म पे आते हैं। अब आप रेखिक समीकरण युग्म की बात करें तो मैंने जैसे आपको अभी बताया कि चर सेम होना चाहिए। चर कोई ऐसा नहीं कि आप एक पहले समीकरण में एक्स वाई हो, दूसरे समीकरण को हम पी क्यू से कर दें, तो ये बिल्कुल गलत है। दो चर वाले हैं, दोनों का रेखिक समीकरण युग्म है। युग्म है मतलब उनका जोड़ा बनाना है। तो आपके पास जो समीकरण का जो मानक रूप होगा वो इस रूप में हो सकता है। और दूसरे समीकरण के लिए आपके पास रहेगा ये दो चर वाले रेखिक समीकरण का जनरल फॉर्म ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, रेखिक समीकरण के मानक रूप है। ये पहली समीकरण के जितने भी हमने इसलिए इनको ये 1 होगा क्योंकि हम समीकरण एक की बात कर रहे थे। तो जितने भी समीकरण एक में उसके गुणांक रहेंगे, x का जो गुणांक रहेगा वो a1 होता है, y का गुणांक b1 होता है, और कांस्टेंट टर्म मतलब अचर राशि जो रहती है वो c1 होगा समीकरण नंबर 1 में। दूसरे समीकरण की बात करें तो x का गुणांक वो a2 रहेगा, y का गुणांक b2 रहेगा, और जो अचर पद है वो उसका c2 रहेगा। और इस तरह से दो चर वाले समीकरण का ये मानक रूप है, ये उसका जनरल फॉर्म हो गया। अब बात करते हैं कि हम इन समीकरण युग्म हमारे पास उपलब्ध हो गया। मान लीजिए कि कोई भी दो युग्म है, हम उन दो युग्मों के बारे में बात करें कि हम यदि उन दो युग्मों को हल करना चाहते हैं, वहाँ से हम x और y का मान निकालना चाहते हैं, तो हम करेंगे कैसे करेंगे, इस बारे में हम बात करेंगे। अब ये आपको समझ में आना चाहिए कि दो चर वाले रेखिक समीकरण का युग्म इस तरह से होता है, और समीकरण एक में x का गुणांक a1 कहलाता है, y का गुणांक b1 होता है, और कांस्टेंट टर्म जो रहता है मतलब अचर पद जो है वो c1 होता है। और इसी प्रकार समीकरण 2 में a2, b2 और c2 के रूप में हम उसे मान सकते हैं। अब मान लीजिए कि कोई भी दो आपको है, आपको इसमें कोई समस्या है तो आप एक इक्वेशन लिख सकते हैं। मान लीजिए कि आपके पास कोई भी एक समीकरण ऐसी हो, और सेकेंड हमारे पास इक्वेशन होगी -5x + 2y - 7 = 0। ये समीकरण 1 हो गई आपकी, ये समीकरण नंबर 2 हो गई। अब यदि आपको मान निकालने की बात करते हैं, मान निकालना कैसे, तो यदि आप तुलना करेंगे तो a1 का जो मान होगा, इससे जब इसकी तुलना करेंगे तो a1 की जगह पे हमें 2 आ जाएगा। तो हमारे पास a1 का मान हो जाएगा 2। यदि आप देखें कि हमें a1 क्या रहेगा, क्योंकि ये हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। ये सारी चीज़ें हम जब समीकरण को हल करेंगे उस समय हमें इन सब की ज़रूरत होगी। तो मैं ये चीज़ें आपको पहले ही बता रहा हूँ कि किस तरह से आप a1, b1, c1, a2, b2 और c2 को फाइंड आउट करेंगे, उसको निकालेंगे। अब यदि जनरल फॉर्म से इसकी तुलना करें तो x की जगह x हो गया, a1 की जगह पे क्या है 2 हो गया। फिर b1 की बात करें तो समीकरण 1 से इसको b1 हम निकालेंगे तो b1 का मान हमारे पास होगा -3 के रूप में। c1 यदि आप निकालेंगे तो c1 का मान हो जाएगा 4। ऐसे यदि आप a2 की बात करेंगे तो ये -5 होगा। b2 की बात आप करेंगे तो ये आपके पास 2 हो जाएगा, और c2 की बात करें तो ये आपके पास 7 हो जाएगा। इस तरह से आप जब दो समीकरण दिए गए हों आपको, तो आप a1, b1, c1, a2, b2, c2 ये सब आप निकाल सकते हैं, ये कोई इशू नहीं है। अब हम बात करें कि इन दोनों समीकरण को इस तरह के कोई समीकरण दिए गए हों तो हम उन्हें हल करेंगे, तो किस तरह से हल करेंगे, कैसे उन्हें हल कर सकते हैं। अब हल करने के लिए समीकरण का हल ज्ञात करना, अपन मान लेते हैं समीकरण का हल ज्ञात करना। अब समीकरण का हल ज्ञात करना, समीकरण का हल ज्ञात करने के लिए हमें करना क्या होगा, किस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो अब निकालने में क्या है, इसमें आपको 2 तरह से आप इसका हल ज्ञात कर सकते हैं।
अब वो दो तरीके क्या हैं हम उसके बारे में बात करेंगे कि एक तो नंबर एक, यदि आपको हल निकालना, हल ज्ञात करना है तो एक तो आपके पास होती है ग्राफिक मेथड, ग्राफी विधि से आप कर सकते हैं। और दूसरा यदि आप बात करें तो ये होती है बीजगणितीय विधि। ये बीजगणितीय विधि है। एक आपको समीकरण का हल निकालना है तो आप ग्राफी विधि से कर सकते हैं। दूसरा हम यदि उसको ग्राफी से नहीं करना चाहें तो बीजगणितीय विधि से हल कर सकते हैं। अब इन दोनों विधियों को हमें समझना पड़ेगा, तो हम पहले ग्राफी विधि के बारे में थोड़ा सा समझना चाहते हैं। अब हम थोड़ा सा ग्राफी विधि के बारे में बात करेंगे कि ग्राफी क्या और ग्राफी विधि से हम हल कैसे करेंगे, ये बात थोड़ी सी हम यहाँ करने वाले हैं। इसके बाद हम बीजगणितीय विधि को देखेंगे। अब बात करते हैं ग्राफी विधि की। फिर हम एक बार आपको 9th की शेयर कराते हैं, फिर 9th पर आपको जाना होगा। अब जाना होगा तो क्या समझना होगा वहाँ से। हमने जब 9th में ग्राफ बनाए थे तो ग्राफ जब बनाए थे तो हमने करा क्या था, हमने जब दो चर थे तो उसमें से किसी एक चर का मान निकाला, उसका मान हमने लिया, अपने हिसाब से कुछ भी रखा। ये एज्यूम वाली बात थी, मानने वाली बात थी। हमने किसी एक चर का मान रखा और फिर उस एक चर के मान को रखने के बाद, जैसे कि मान लीजिए कोई समीकरण आपके पास ऐसी हो, ऐसी कोई समीकरण हो आपके पास, इस तरह की मान आपकी हो और आपको ग्राफी से हल करना, तो आप करते क्या थे, आप करते थे कि माना हम ले लिया कि x बराबर जो भी आपकी इच्छा हो, x बराबर मान 1 रखने पर, या हमने मान ले लिया 1 लेने पर या रखने पर। ये क्या है, ये एज्यूम है, मानना है अपने को। और हमने ऐसा करा है, ऐसा बिल्कुल करा आपने, इसमें कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। जब आप ऐसा मानेंगे और जब ऐसा मानेंगे और फिर इस मान को यहाँ रखेंगे तो आपके पास 2 गुणा 1 धन y बराबर 2 4 सॉरी, और इस तरह जब हल करेंगे तो 4 माइनस 2 होगा और y का मान हमें 2 के रूप में मिल जाएगा। कब, जब आपने x को 1 मान दिया। अब मान लीजिए हमें 1 नहीं मानना है और कुछ मानना है, माइनस आप 0 ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। देखो ये कंप्लीटली जो हम मान रहे हैं ये हमारे अपने विचारों के अनुसार है, हमारी मर्जी के अनुसार है। इससे इसका कोई लेना देना नहीं कि ये क्यों माना, कि ये क्यों माना। ये आप मान सकते हैं, आप कैसे उसको आसानी से कर पाएँ ये आपके लिए सुविधा है। जब ऐसी स्थिति हो तो आपको क्या करना, वो अपनी मर्जी से आप ले सकते हैं। तो जब आपने इसको मान रखा तो 0 रखेंगे तो डेफिनेटली ये हो जाएगा 2 × 0 + y = 4। तो y के लिए आपको मिल गया 4। अब हमने मान लिया 2, इस तरह से आप समझ सकते हैं। हमने उसमें उस समय ये भी करा था कि समीकरण के 3 मान निकालिए, 4 मान ज्ञात कीजिए, 5 मान ज्ञात कीजिए, 1 मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ 2 हमने निकाल लिए। जब आप 2 निकाल सकते हैं तो मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा भी निकाल सकते हैं आप। और जब आपने निकाल दिया तो फिर हमने उसका एक बनाया था कि चलो एक टेबल के रूप में इसको अरेंज कर लेते हैं। ऐसा हमने ये x हो गया और ये y हो गया और हमने इसको अरेंज किया। तो x की वैल्यू हमने 1 रखी, फिर x की आपने 2 रखी। 2 वैल्यूज़ हैं आपके पास केवल, सॉरी x की 0 रखी थी ना, ये लो। तो x की 1 रखी तो y की वैल्यू हमारे पास हो गई 2, और फिर x को आपने 0 रखा तो y हमारे पास हो गया 4। जब इस तरह से आपने 2 मान रख लिए, अब आपने मान रखने के बाद फिर क्या करा, फिर ये करा कि फिर इसको ग्राफ पे प्लॉट कर दिए गए। अब ग्राफ पे कैसे करते हैं ये भी आपको मालूम है। कार्टेशियन प्लेन के बारे में आप जानते हैं कि आपने कार्तीय पद्धति आप समझते हैं कि हमारा एक ये ग्राफ होता है, ये आपका एक्स एक्सिस होता है, ये आपका एक्स एक्सिस हुआ, ये आपका वाई एक्सिस हुआ, ये वाई एक्सिस हो गया आपका,
और ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, और ये इसका मूल बिंदु है। यहाँ 0 0 होते हैं, यहाँ पर एक्स का मान भी 0 होता है और वाई का मान भी 0 होता है। ये आपका मूल बिंदु है। और फिर आपको इससे समान दूरी पर आपको मालूम है कि आपके सीधे हाथ तरफ जो भी पॉइंट्स जाएंगे वो सब प्लस के रहेंगे। इधर जब आप आते हैं तो ये सारे के सारे माइनस के रहते हैं। फिर आप ऊपर चलें तो ये प्लस हो जाता है, ये नीचे सारे माइनस होते हैं। 1 2 3 4 ये इन्फिनिट है, इन्फिनिटली चलती रहती है, अनंत तक जाती है, इसलिए इसमें कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपने इधर करा 1 2 3 4 5, ये माइनस के जैसे मैंने अभी आपको बताया माइनस वाले, -1 हो गया, -2 -3 -4, इस तरह से होता है। अब ये हो गया आपके पास। अब हमें ये जो पॉइंट्स हैं इन पॉइंट को लेकर इस पे प्लॉट करना है, इस पे आपको एक ग्राफ बनाना है, इनको लेकर एक ग्राफी लाइन बनाना है। और जब आप इसकी ग्राफी लाइन बनाएंगे तो निश्चित तौर पे क्या बनेगी, ये x की वैल्यू 1 है और y की 2 है। तो हम x को देखते हैं कि 1 और y वाला 2, हम दोनों के सामने एक पॉइंट लेते हैं, दोनों के संगत एक पॉइंट आपने ले लिया। फिर दूसरा 0 और 4 के रूप में है, तो x का 0 हो गया, y का आपका 4 हो गया। ये 2 पॉइंट है। अब इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए जब आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे, डेफिनेटली ये लाइन जो है आपकी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगी। जब भी आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो आपकी एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, और इस तरह से आपने 9th में किया। ये पॉइंट है आपके, आपने 9th में इस तरह से ग्राफ बनाया, और जब एक इक्वेशन थी, एक इक्वेशन हमारे पास थी, तो हमने इस पे स्ट्रेट लाइन का आपका ग्राफ बना। कब बना? जब आपके पास एक समीकरण थी, और इस तरह से आप मान ले सकते हैं। अब आते हैं हम, चूँकि आपको मालूम है कि ये रेखिक समीकरण का युग्म की हम बात कर रहे हैं, तो जब हम युग्म की बात करेंगे तो निश्चित तौर पे 2 समीकरण होगी। अब जब 2 समीकरण होगी तो ये लाइनें एक की बजाय 2 लाइन के रूप में हो जाएगी, ये हमें पता होना चाहिए। और एक चीज़ और आपको मालूम होना चाहिए कि ये लाइन जितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है उतने उस समीकरण के हल होते हैं। अब ये देखो, आप एक ही जगह इसने करा है, ये आप देखो 2 पॉइंट मिले आपको, दोनों इसके x = 1 और y = 2, इसका हल हुआ। x का 0 और y का 4, ये इसका हल हुआ। मतलब इस समीकरण को, ये दोनों हल इस समीकरण के आते हैं। अब बात हम करें कि हमारे पास 2 समीकरण हो जब, तब क्या कंडीशन बनती है? तब कंडीशन अलग हो जाती है, क्योंकि अभी आप एक समीकरण को लेकर करा तो एक आपके पास लाइन हो गई। अब जब 2 समीकरण हो गई तो निश्चित तौर पे 2 लाइन होगी। और जब 2 लाइन होती है तो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए 2 लाइनों में सिर्फ 3 संबंध हो सकते हैं। जब 2 लाइनें होगी तो उनमें 3 संबंध होंगे। अब वो 3 क्या क्या संबंध होंगे, हम उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। चलो विस्तार से उस चीज को देखते हैं। 3 संबंध होगा, उसको समझते हैं। देखो क्या क्या संबंध होंगे, और 3 संबंध क्या होंगे उसको देखें आप। नंबर 1, जब आप ग्राफी विधि आप समझ गए हैं कि ग्राफी विधि में आपको ग्राफ बनाना है, ग्राफ बनाने के बाद लाइनें देखना है, और मैं आपसे कह रहा हूँ यदि 2 लाइनें होगी तो उनमें 3 संबंध होंगे। अब वो 3 संबंध क्या होंगे? यदि आप ग्राफ बनाते हैं, और जब आपने ग्राफ बनाया, जैसा अभी आपको बताया कि आपने, ये आपका x एक्सिस वाला है, x अक्ष हो गया, ये आपके पास y अक्ष है, और इन अक्ष के ऊपर मैंने आपसे कहा कि लाइनें 3 प्रकार की होंगी।
उन लाइनों में 3 संबंध होंगे। नंबर 1, या तो वो लाइनें इस तरह से निकल जाएगी, एक मान लिया जाए कि एक आपके पहले समीकरण के लिए लाइन ये हो गई और दूसरे समीकरण वाली लाइन आपकी यहां से मान लिया जाए कि ये इसको इंटरसेक्ट करते हुए चलेगी। ये आपकी समीकरण 1 की लाइन मान सकते हैं आप, और ये आपके पास समीकरण 2 के लिए लाइन है। ये समीकरण 2 की लाइन है। अब जब ऐसी लाइनें हों और दोनों लाइनें किसी एक निश्चित बिंदु पर इंटरसेक्ट करती हो, तो इन दोनों लाइनों में क्या संबंध हुआ कि ये दोनों लाइनें कैसी लाइनें हो गई? ये प्रतिच्छेदी लाइनें हो गई। अब प्रतिच्छेदी हो गई, मान ली जाए कि ये एक इधर एक है और इधर भी आपके पास एक है और एक पे इंटरसेक्ट करती है, मान लिया जाए ये ऐसा आपका, तो यहाँ x की वैल्यू भी आपके पास 1 रहेगी और y की वैल्यू भी क्या रहेगी? 1 रहेगी। और 1 के अलावा किसी दूसरे और पॉइंट पर ये दोनों लाइनें एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर रही हैं। और जब ये दूसरे पे प्रतिच्छेद नहीं कर रही है तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि इस तरह की लाइनें हो जो दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, तो वो केवल और केवल निश्चित बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी, उन बिंदुओं के अलावा दूसरे पर नहीं करेगी। यानी कि हम यूँ कहें कि ये दोनों एक और एक ही अद्वितीय रहेगा। इसलिए जब भी आपको प्रतिच्छेदी रेखाएं देखने को मिले, हम कह सकते हैं उस समीकरण का एक अद्वितीय हल है, और वो अद्वितीय हल आप आसानी से निकाल भी सकते हैं। तो हम यदि ऐसा लिखें, यदि हम इसे यदि शब्दों में लिखें तो हम लिख सकते हैं कि यदि समीकरण निकाय का ग्राफी निरूपण प्रतिच्छेदी रेखा हो, तो समीकरण निकाय के अद्वितीय हल होंगे। जैसा इस डायग्राम से आप समझ में आ गया आपको। यदि ऐसा हो कि प्रतिच्छेदी रेखाएं हों तो डेफिनेटली हम ये कहेंगे कि उस समीकरण निकाय का क्या होगा? अद्वितीय हल होगा। अब दूसरी कंडीशन पे आते हैं हम लोग। अब मान लिया जाए कि आपने ग्राफ बना सकते हैं, आप सीख गए हैं, आपको आता है, 9th में आपने करा है। अब आपने ग्राफ बनाया और यदि वो ग्राफ ऐसा नहीं बना, मैंने कहा कि 3 संबंध होते हैं, तो पहला आपने कहा कि पहला संबंध हमें नहीं दिखा कि उसमें तो हमें तो लगा ही नहीं कि प्रतिच्छेदी रेखा है, तो फिर दूसरा क्या हो सकता है? अब दूसरा संबंध हमें क्या है वो देखना पड़ेगा। दूसरा संबंध ये होगा कि यदि आपने ग्राफ बनाया ऐसा, और वो रेखाएं प्रतिच्छेद ना करते हुए ऐसी कंडीशन में निकल कर गई कि वो कभी भी कहीं भी किसी भी जगह उन दोनों को एक दूसरे को नहीं काट सकती हैं। अब वो कैसी जाएंगी तो नहीं काटेंगी, ये आपको पता आना चाहिए। मान लिया जाए कि वो लाइनें इस तरह से निकल गई, एक तो ये हो गई समीकरण 1 के लिए और ये हो गई आपकी समीकरण नंबर 2 के लिए। ये समीकरण 1 हुआ और ये समीकरण नंबर 2 के लिए हो गई। अब आप बताइए, ऐसी तो लाइनें जो कभी भी कहीं भी आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, उनका नाम क्या, हम उन्हें क्या कहेंगे? क्या कहेंगे बताइए? यस,
इनको कहा जाता है पैरेलल लाइंस। यदि हम बात करें इनको तो इनको कहेंगे समांतर रेखाएं। क्यों कहेंगे? क्योंकि इनका अंतर कैसा है? समान है। जब इनका अंतर समान होगा हर जगह पर, उसी स्थिति में ये कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर पाएंगी, और जब प्रतिच्छेद नहीं करेगी तो ये समांतर लाइनें हो जाएंगी। और हमारे पास प्रतिच्छेद ही नहीं हो रही तो निश्चित तौर पे वो एक दूसरे को नहीं काटेंगी, तो कोई हल ही नहीं होगा, क्योंकि हल होने के लिए प्रतिच्छेद होना जरूरी है कहीं तो ऐसी का जब स्थिति हो तो हम कह सकते हैं यदि ग्राफी निरूपण समांतर रेखा हो तो समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा। समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं होगा ऐसी स्थिति में। अब मैंने आपसे कहा कि 3 कंडीशंस हैं, तो एक और होना चाहिए। 3 स्थितियां हैं तो अब इसमें एक और स्थिति होना चाहिए। अब आपने देख लिया कि ये तो पहले नंबर पे प्रतिच्छेद हो गया, दूसरे नंबर में क्या हो गया कि ये प्रतिच्छेद कर ही नहीं सकती, तो हमने कह दिया कि इसका कोई हल नहीं होगा। अब तीसरी क्या? तीसरी भी होगी। मैं जैसे आपसे बार बार कह रहा हूं 3 स्थितियां हैं, तो अब तीसरे नंबर की स्थिति क्या? तीसरी ये होगी कि जब आपने ग्राफ बनाए, वही आपको मालूम है कि दोनों एक्सिस हैं आपके पास, ये एक्स हुआ, ये एक्स डस है, और ऐसा के ऐसे जेड इधर है, ये वाई और ये वाई डैश, और ये तो ओरिजिन होता है। अब क्या होगा कि जब आप ग्राफ बनाएंगे और आपने जैसे ही ग्राफ लिया तो आपने कहा एक लाइन आपने जैसे ऐसी बनाई, आपकी ऐसे ग्राफ आपका निकल गया, ये आपकी लाइन हो गई, ये आपके समीकरण 1 के लिए आपने ऐसी लाइन बना दी, ये आपकी समीकरण 1 के लिए हो गई। लेकिन जैसे ही आप समीकरण 2 की लाइन बनाते हैं तो आप क्या देखते हैं कि वो भी इसी लाइन के ऊपर होती हुई निकल जाती है इस तरह से। ये इसी के, ये दूसरी लाइन हम मान लेते हैं, ये आपकी समीकरण 2 के लिए मान लेते हैं हम। आपने जब बनाया तो पहले निकल गई और उसी के ऊपर होती हुई आपकी दूसरी लाइन हो गई। और जब आपको मालूम है कि हमने कहा कि प्रतिच्छेद होना चाहिए, प्रतिच्छेद होना चाहिए तो हल होता है, ये बार बार कह रहे हैं। और जब प्रतिच्छेद होना चाहिए, प्रतिच्छेद होना चाहिए, तो इस लाइन को गौर से देखिए आप, कितने प्रतिच्छेद हो रहे हैं। इस लाइन पे हर पॉइंट पर प्रतिच्छेद हो रहा है, जितने भी पॉइंट्स है। और आप जानते हैं लाइनें जो होती है वो हमेशा अनंत की ओर जाती हैं, तो इसमें निश्चित तौर पे अनंत पॉइंट ऐसे हैं जो कॉमन पॉइंट हैं इनके, मतलब जो प्रतिच्छेद बिंदु है। अब जब अनंत है तो इसका हल क्या होना चाहिए? इसका हल अनंत होगा। मतलब हम इस लाइन को कहेंगे संपाती रेखा है। जब कोई भी एक लाइन आपने खींची हो और दूसरी लाइन में इसके ऊपर से होकर गुजर जाए तो वो संपाती होती है। और संपाती रेखा जब भी होगी निश्चित तौर पे समीकरण निकाय के अनंत हल होंगे। तो हम लिखेंगे तीसरी कंडीशन को यहाँ, यदि ग्राफी निरूपण संपाती रेखा हो, संपाती रेखा हो तो समीकरण निकाय के
अनंत हल होंगे, अनंत हल होंगे। ये 3 कंडीशंस हमने देखी। इस तरह से ग्राफी विधि जब हम हल करेंगे तो हमें 3 तरह की लाइनें मिलेंगी। नंबर 1 आपको प्रतिच्छेदी रेखा मिलेगी, और जो दोनों प्रतिच्छेदी रेखा रहेंगी वो जिस पॉइंट पर आपको प्रतिच्छेद करेंगी आपकी दोनों लाइनें, वही हमारे समीकरण के हल होंगे, इसलिए अद्वितीय हल होगा। दूसरे हम लोग करेंगे तो ऐसी 2 लाइनें गुजर जाएगी तो हम लिख देंगे कि इसका कोई भी हल हमारे पास नहीं है। तीसरे में आप आएंगे तो एक के ऊपर एक फिर लाइनें गुजर जाएंगी तो हम ये कहेंगे कि इसमें निकाय के अनंत हल है। अब हम इसकी दूसरी विधि के बारे में देखते हैं, बीजगणितीय विधि को अब समझेंगे हम। चलिए अब हम बात करते हैं बीजगणितीय विधि। अब इस विधि पर हम लोग आएंगे, हम थोड़ा इसका क्या इसमें रूल्स हैं, क्या क्या हैं, ये समझने का प्रयास करेंगे। दूसरी जो विधि हमारी है बीजगणितीय विधि। अब इसमें हमारे पास 3 विधियां आती हैं। बीजगणितीय विधि में हम 3 विधियों के बारे में बात करेंगे। नंबर 1 इसकी विधि है प्रतिस्थापन। इसी में दूसरी विधि होती है विलोपन। और इसी में हमारे पास तीसरी विधि होती है वज्रगुणन। वैसे जनरली एक और विधि होती है, लेकिन चूंकि आप बुक में नहीं है इसलिए उस पर चर्चा नहीं करेंगे। वो वैदिक मैथमेटिक्स के से आती है और उसकी चर्चा हम करना नहीं चाहेंगे क्योंकि यहाँ होती नहीं है वो। अब बात करते हैं हम सबसे पहले विधि प्रतिस्थापन की। प्रतिस्थापन इसका मतलब है किसी एक को उठाकर दूसरे की जगह पे हटाकर उसको वहाँ रख दिया जाता है। जिसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट। आपने देखा होगा, आप जनरली क्रिकेट खेलते हैं और क्रिकेट के बारे में आप जानते भी हैं। अब होता क्या है क्रिकेट में कभी कभी क्या होता है कि एक खिलाड़ी रिटायर्ड हेड हो जाता है, प्रतिस्थापित हो जाता है, तो उसकी जगह दूसरा आके खेलना शुरू कर देता है। तो इस तरह से इसमें क्या होगा, जब हम प्रतिस्थापन विधि के बारे में बात करेंगे तो प्रतिस्थापन में हम करेंगे क्या। पहले नंबर की विधि जो हमारी है प्रतिस्थापन, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। इसमें हम क्या करेंगे कि जब हमारे पास 2 चर होंगे, एक्स वाई होगा या ए बी होगा या वाई जेड होगा, कोई भी 2 चर हो सकते हैं। ये कभी भी जरूरी नहीं होता कि आप एक्स वाई के बारे में बात करें या ए बी के बारे में बात करें। 2 चर से मतलब है 2 चर हो सकते हैं। अब उन 2 चरों में हमें करना क्या होगा, हमें ये करना होगा कि हम उन दोनों चरों में से समीकरण 1 से किसी भी एक चर का मान निकाल लेंगे। हम समीकरण 1 को हल करते हुए एक चर के इक्वल पूरी समीकरण के पार्ट को रखेंगे और 1 का मान हम निकाल लेंगे, और फिर वहाँ से x का या y का मान जो आप निकाल रहे हैं उस मान को समीकरण 2 में रखेंगे। जब हम करेंगे तब ये और आपको समझ में आता जाएगा। अभी हो सकता है थोड़ा आपको समझ नहीं आ रहा हो, लेकिन जब हम इस विधि को करेंगे उस समय आप इसको समझ जाएंगे। ऐसी स्थिति हो जाती है। अब दूसरी बात करें कि विलोपन के बारे में, तो विलोपन में क्या रहता है कि विलोपन जैसे नाम इसमें लिखा है कि विलोपन मतलब विलुप्त करना। एक किसी भी एक वेरिएबल को वहाँ से विलुप्त कर देना। विलुप्त ऐसे तो होगा नहीं कि आप चाहें कि भैया ये जो इक्वेशन लिखी, कोई भी एक इक्वेशन लिखा उसमें से अपनी इच्छा ही उसको विलुप्त कर दिया, उसको मिटा दिया, ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या होगा कि हम जब 2 चर के बारे में बात करेंगे दोनों समीकरणों में ये देखेंगे कि क्या दोनों समीकरण में, समीकरण 1 और 2 में किसी भी एक चर के जो गुणांक हैं वो बराबर हैं। यदि वो बराबर है तो अलग बात है, यदि वो बराबर नहीं है तो हम
या तो x का मान बराबर करेंगे, किसी भी एक चर के गुणांकों को बराबर करना होता है। विलोपन में हमें किसी भी एक चर के गुणांकों को बराबर करना होता है। अब वो बराबर करने के लिए जैसे मान लिया जाए कि हम बात करें थोड़ा सा विलोपन के बारे में, और यदि थोड़ा सा आप बात करें प्रतिस्थापन हमने बता दिया आपको, फिर भी जब हम करेंगे तो मैं और आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अब विलोपन के बारे में बात करें, मान लीजिए जाए आपके पास दो इक्वेशन से इस रूप में है, देखें आप, और एक इक्वेशन हमारे पास है 3x + 2y - 10 = 0। इस तरह की दो इक्वेशंस हैं और आपसे कहा जाए कि इसको विलोपन से हल कीजिए, और मैंने अभी आपको कहा कि हमें इन दोनों समीकरण में से किसी भी एक चर के गुणांक बराबर करना है, गुणांक को बराबर करना है। अब गुणांक बराबर करना है और ये कहा कि किसी एक चर के करना है, तो आपको ये नहीं सोचना कि हम x का करें कि हम y का करें, ये जरूरी नहीं है, ये आपकी अपनी मर्जी है। आप x को कर सकते हैं, आप इसमें y को कर सकते हैं। क्यों करेंगे? क्योंकि मैंने आपसे कहा कि ये बराबर होना चाहिए, जबकि ये बराबर नहीं है। यदि बराबर होगा तो हमें करने की जरूरत नहीं है, यदि नहीं है तो आपको करना है। कैसे करेंगे? हम इनके गुणा जो है इस 3 का ऊपर कर देंगे, 2 का नीचे कर देंगे, मतलब हम इनके गुणांकों को बदल करके समीकरण 1 में दूसरे वाले समीकरण के गुणांक से और दूसरे वाले में पहले वाले के गुणांक से कर देंगे। तो इससे क्या रहेगा, आपके पूरे समीकरण में आपको किसी भी एक चर को जिसे बदलना है केवल और केवल उसी के गुणांक की बात कर रहा हूं। मान लीजिए आपको x को बदलना है, तो हमें क्या करना है, समीकरण 1 में 3 से गुणा करेंगे क्योंकि यहाँ x का गुणांक 3 है, और समीकरण 2 में हम इससे 2 से गुणा करेंगे क्योंकि आपको मालूम है गुणांक 2 है। और जैसे आप गुणा करेंगे तो देखें, आप 3 का गुणा किया आपने, हुआ 6x हो गया, ये 12y हो गया, ये 6 हो गया, बराबर 0 हो गया। फिर आप इसका करेंगे तो ये भी 6x के रूप में हो गया, और ये फिर आपके पास 4y हो गया, और ये 20 हो गया, और ये आपका 0 हो गया। समीकरण नंबर 3 बन जाएगा और ये समीकरण नंबर 4 बन जाएगा। अब मैंने कहा कि ये दोनों बराबर हो गए, देखो आप दोनों बराबर हो गए। यदि आपको y बराबर करना था तो 2 का ऊपर गुणा कर देते और 4 का नीचे कर देते। अब जब बराबर हो जाए तो उस बराबर के बाद भी आपको सोचना है। क्या सोचना है? यदि ये दोनों धन के हो या ये दोनों माइनस के हो, मतलब कि समान चिन्हों के हो, तब क्या करना? तब ये करना है, यदि इनके चिन्ह समान है तो हम घटाएंगे, और घटाने पे आप जानते हैं कि चिन्ह बदल जाते हैं। और जब आप इसको घटाकर इस तरह से इसको हल करेंगे तो आपके पास ये विलुप्त हो जाएगा, ये गायब हो गया। देखो आप, ये गायब हो गया। अब केवल y और आपका अचर पद बचा, और फिर हम इसे आसानी से हल कर पाते हैं। इस तरह से हम विलोपन विधि में हल करेंगे। अब आती है बात वज्र गुणन के बारे में, थोड़ी सी हम बात करेंगे कि वज्र गुणन क्या है। अब वज्र गुणन विधि के बारे में यदि हम बात करें तो हमें थोड़ा समझना होगा। हम यदि वज्र गुणन विधि को समझें तो हमें थोड़ा उसको देखना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें उसको आपको समझना पड़ेंगी। क्या है वज्र गुणन, वो देखें आप। वज्र गुणन विधि, अब इस विधि में क्या है कि सबसे पहले तो हमें ये 3 प्रतिबंधों पर काम करती है। हम वो 3 प्रतिबंध पता होना चाहिए। जैसे आपने देखा था ग्राफिकल भी 3 तरह से मैंने आपको बताया था कि 3 तरह की लाइनें इसमें है, और ये सामने डायग्राम बना हुआ आपका। अब यहाँ हमारे पास
तीन स्थितियां हैं। आपको एक चीज और मैं आपको बता चुका हूं कि ये किसी भी समीकरण का मानक रूप है। रेखीय युग्म के समीकरणों के मानक रूप के बारे में आप बात करें तो ये इसका जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन है। ये अब यहां जब आप हल करेंगे तो हल करने में हमें क्या देखना है, ये आपको समझ में आना चाहिए कि हमें करना क्या है। यहां से हमें तीन स्थितियां मिलेंगी। अब वो तीन स्थितियों के बारे में हम बात करें, तीन कौन कौन सी स्थिति मिलने वाली है उसके बारे में हम बात करेंगे आपसे। नंबर एक, आपने दोनों समीकरण को मिला लिया और उसके बाद में वहां मान देखा कि यदि आपके पास a1/a2 का मान b1/b2 के बराबर नहीं आया। आपने दोनों के रेशो निकाले और रेशो निकालने के बाद आपने देखा कि इसका जो रेशो है मतलब अनुपात, वो इन दोनों के अनुपात के बराबर नहीं है। तो ये पहली स्थिति है। ऐसा होगा जब ऐसी स्थिति में हो कि अनुपात बराबर नहीं हो तो हम ये कहेंगे ऐसा हो तो समीकरण निकाय के अद्वितीय हल होंगे। अद्वितीय हल होंगे, ठीक। दूसरी बात करें कि जरूरी नहीं कि ये बराबर ही नहीं हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, बराबर भी तो हो सकते हैं, क्योंकि हम कोई सोच के तो इक्वेशन लिखेंगे नहीं, या हमें हमारे हिसाब से लिखना नहीं। सामने वाले जो भी आपके पास जो क्वेश्चन रहेगा वो सामने वाले की अपनी मर्जी की क्वेश्चन किस रूप में पूछे आपसे। यदि बात करें तो यदि आपके पास ऐसा हो जाए कि a1/a2 बराबर तो हो किससे, b1/b2 से, तो जब ये दोनों बराबर होंगे तो आपको इनको कुछ भिन्न करने के लिए तीसरे पद की भी जरूरत पड़ेगी, और जब उस तीसरे पद की जरूरत पड़ेगी तो हमें यह देखना पड़ेगा फिर वो तीसरा पद भी क्या हो, या तो बराबर होगा या बराबर नहीं होगा। क्योंकि जब तीसरा पद आप लिखेंगे तो दो स्थितियां हैं, बराबर हो भी सकता और नहीं भी। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। अब हमने मान लिया कि तीसरा पद भी आपके पास c1/c2 बराबर के रूप में आ गया। अब जब ये बराबर आ गया तो ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, ये भी, तीनों आपस में बराबर है, तीनों के मान बराबर है। तब ऐसी स्थिति में तो समीकरण निकाय के अनंततः अनेक हल होंगे। अनंततः अनेक हल होंगे। नंबर तीसरी की बात करें, अब दो आप समझ गए। तीसरी की बात करें तो तीसरी में निश्चित पे क्या होना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए। एक और चीज बची अब इसमें कि यदि a1/a2 बराबर हो b1/b2 परंतु बराबर नहीं हो c1/c2 तो क्या अद्वितीय हो गया, अनेक हो गया। तो अब क्या होना चाहिए, अब यह होना चाहिए कि उसका कोई हल नहीं होगा। तो लिखेंगे तो समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा। अब ये स्थितियां आ गई हैं। अब थोड़ा सा हम बात करें इन दोनों से तुलनात्मक रूप से देखें। हम कई बार एग्जाम में कुछ ऑब्जेक्टिव्स आते हैं और वो ऑब्जेक्टिव इन दोनों को मिलाकर कहीं ना कहीं एक दूसरे को कंबाइन करके पूछ लिया जाता है, और कुछ चीज़ ऐसी हैं जो हमें याद भी होना चाहिए। पहले तो हमें ये तीनों ऑब्जेक्टिव समझ में आ जाना चाहिए कि a1/a2 बराबर नहीं हो b1/b2 तो क्या होगा। यदि a1/a2 बराबर हो b1/b2 के और c1/c2 भी उसके बराबर हो तो क्या।
और यदि A1/A2 बराबर हो B1/B2 परंतु बराबर नहीं हो C1/C2 तो क्या, तो आपको तीनों स्थितियां पता होगी। अब यदि ऐसा नहीं पूछे और यदि वो ऐसा प्रश्न आपसे पूछे कि यदि A1/A2 बराबर नहीं हो B1/B2 तो समीकरण निकाय का ग्राफी निरूपण होगा, तो क्या होगा? तब हमें यह देखना है कि A1/A2 बराबर नहीं B1/B2 की स्थिति में क्या हल हो रहा है? अद्वितीय हो रहा है। और ये अद्वितीय हो रहा तो यहाँ अद्वितीय कब हो रहा है? देखो आप, यहाँ भी अद्वितीय आ रहा है आपका। ये कब आ रहा है? ये प्रतिच्छेदी रेखा में आ रहा है। तब यदि ऐसा पूछा जाए कि यदि A1/A2 बराबर नहीं हो B1/B2 तो समीकरण निकाय का ग्राफी निरूपण होगा, तो हम कह सकते हैं प्रतिच्छेदी रेखा होगा। ये हमें याद होना चाहिए। दूसरी स्थिति, जब आप ये समझ गए तो मुझे नहीं लगता कि आप ये नहीं समझ पाएंगे। तीनों ही बराबर हो गए, अनेक हुए, तो अनेक के लिए हमने क्या कहा था कि संपाती रेखा होना चाहिए। ये देखो अनंत हल है, अनंत अनेक और अनंत हल एक ही चीज होती है। फिर यदि तीसरा बचा तो यहाँ आपने कहा कोई हल नहीं, तो कोई हल नहीं के लिए कौन सी कंडीशन होगी? समांतर रेखा होगी। किसके लिए? कोई हल नहीं के लिए। तो ये दोनों के संबंध भी कई बार हमें ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछ लिए जाते हैं। दूसरा एक और जनरल ऑब्जेक्टिव आता है, वो भी हमें याद होना चाहिए। यदि किसी भी समीकरण निकाय का कोई हल हो तो कहलाता है। तो इस तरह के निकाय को संगत निकाय कहा जाता है, ये आपको याद होना चाहिए। दूसरा, यदि किसी समीकरण निकाय का कोई हल नहीं हो तो हम उस तरह के निकाय को असंगत निकाय कहते हैं। तो ये आपका पूरा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। अध्याय 3 के बारे में हम क्या क्या करेंगे वो सब था। अब हम बात करेंगे ग्राफी विधि से, हम शुरू करेंगे कि हम ग्राफी विधि में यदि हमें हल करना हो तो किस तरह से हम हल करेंगे। ये पूरा आपको अध्याय 3 का एक प्रस्तावना कह सकते हैं, उसका परिचय कह सकते हैं। इसमें हमने ये जाना कि समीकरणों का युग्म क्या है, उनमें A1 B1 C1 क्या होता है, A2 B2 C2 क्या होता है, A1/A2 बराबर नहीं हो B1/B2 तो समीकरण का क्या हल होगा। इसके अलावा A1/A2 बराबर हो B1/B2 परंतु C1/C2 बराबर नहीं हो तो क्या होगा, यदि तीनों बराबर हो तो क्या होगा। दूसरा, प्रतिस्थापन में क्या होता है, विलोपन में क्या होता है, इसके बाद वज्रगुणन में क्या होता है। अब हम बात करेंगे 3.1 के बारे में, या 3.1 से लेकर 3.2 दोनों ऐसे अध्याय हैं आप जो आपको ग्राफी विधि से हल करना है। तो हम उसका हल देखेंगे कि आखिर हम ग्राफी विधि से उसे हल कैसे करेंगे।